नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर। जो आज का जो हमारा क्लास है वो है छोटा नागपुर कस्तकासी अधिनियम 1949। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, CNT एक्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और उसके बारे में जो है झारखंड के भूमि संबंधित कानून के बारे में इसमें दिया गया है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। और उससे पहले भूमि संबंधित जो नियम हैं उसको देखेंगे। ठीक है, भूमि संबंधित जो नियम सब बने हैं उसको पहले देखेंगे, फिर छोटा नागपुर कस्तकासी अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। अब इसमें हम लोग देखेंगे काश्तकारों के वर्ग। ये जो है वो धारा 4 में है। ठीक है, वर्ग। इस पर ये साफ कहा गया है काश्तकारों का इन अधिनियम के काश्तकारों का वर्ग इन अधिनियम के अंतर्गत काश्तकारों को 4 प्रकार के निर्धारित किया गया है। ठीक है, 4 जो काश्तकारें जो है उनको 4 प्रकार में निर्धारित किया गया है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रकार में। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जो 4 प्रकार के जो है वो ये हैं। ठीक है, भू आधार अथवा उपभूधारक। इसके बाद दूसरा में है रैयत, तीसरा में है दर रैयत, और चौथा में है मुंडारी खूट काटीदारी। ठीक है, मुंडारी खूट काटीदारी। अब इसके बाद भूधारक अथवा उपभूधारक। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इस पर क्या कहा गया है। भूस्वामी को ही भूधारक और उनके जो वंशज है उनको उपभूधारक कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग रैयत पर। रैयत में जो है क्या चीज़ है। रैयत कितने प्रकार के हैं। रैयत मुखिया 3 प्रकार के हैं। ठीक है, जो रैयत है वो कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो कौन कौन से हैं। जो है रैयत में मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा। अधिभोगी रैयत, अन्न अधिभोगी रैयत, खुद काटी रैयत। ठीक है, खुद काटी रैयत। अब हम लोग अन्न अधिभोगी रैयत के बारे में जानते हैं। वैसे रैयत जिसमें अपनी ही जमीन की, ठीक है, अपनी ही भूमि पर अधिभोगी का अधिकार हो। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अन्नधिभोगी रैयत। ऐसे रैयत अपनी भूमि पर अधिभोगी अधिकार नहीं रखता हो। इस पर अधिकार रहता है और इस पर नहीं रहता। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं खूट काटी रैयत। मतलब ऐसे रैयत जिनमें खूट काटी अधिकार प्राप्त हो। और इसके बाद फिर आगे है दर रैयत। ये वाला दर रैयत। तीसरा नंबर ऐसे काश्तकासी जो रैयत के अधीन हो। इसमें ऐसे काश्तकासी जो रैयत के अधीन हो। अब इसके बाद लास्ट चौथा है मुंडारी खूट काटीदारी।
ठीक है। जो मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके, ठीक है, जंगल को काट कर उसकी झाड़ी को सबको साफ सफाई करके जो खेती के लिए उपयोग, ठीक है, खेती या कृषि के लिए योग्य भूमि बनाया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? मुंडारी खूट काटीदारी। ये हो गया हम लोगों का धारा 4 का। अब इसके बाद आगे लिखते हैं धारा 5। भूधारक का अर्थ। इसका क्या अर्थ होगा? भूधारक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति जिसने भूमि को धारण किया हो, मतलब धारण किया हो, ठीक है, भूमि को धारण किया हो, तो उसको क्या कहते हैं? भूधारक, ठीक है, इसका अर्थ। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं धारा 6। धारा 6 रैयत का अर्थ। ठीक है, धारा 6 रैयत का अर्थ। रैयत का अर्थ यह है कि जिसने खेती करने या खेती करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो, ठीक है, रैयत का अर्थ ये। तो ये किस में आएगा? धारा 6 में। इसके बाद आगे देखेंगे धारा 7। धारा 7। अब इसमें हम लोग देखेंगे धारा 7 खूट काटीदार अधियुक्त रैयत का अर्थ। ठीक है, इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने मुंडाओं को, खूट परंपरा से मुंडाओं को भूमि के अधिभोगी का अधिकार जो है वो ग्रहण किया हो। इसका हो गया खूट काटी अधियुक्त रैयत का अर्थ। ठीक है, मुंडाओं के द्वारा जो भी खूट का जो है, खूट परंपरा से जो भूमि को अधिभोगी के लिए अधिकार ग्रहण करते हैं उसको ये कहते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? कौन से धारा पर होगा? ये धारा 7। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है कि धारा को भी याद करना है और साथ ही साथ उसका जो कार्य है उसको भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं धारा 8 मुंडारी खूट काटीदारी का अर्थ। वह मुंडारी जिन्होंने खूट काटीदारी भूमि में ठीक है, भूमि में जोत कर अधिकार अर्जित किया हो, उसको क्या कहते हैं? मुंडारी खूट काटीदारी। तो ये मुंडारी खूट काटीदारी किस में आएगा? धारा 8 में। ठीक है, ये हो गया धारा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है वो अध्याय 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अध्याय 3 में। भूधारक क्या है? धारा 9 में। ठीक है, धारा 9 में पहले वहाँ पर हम लोग देखे थे धारा 8, अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया धारा 9। धारा 9 में क्या है? जैसे कि ये जो है ये दोनों एक ही धारा है, ठीक है, पर इसमें है धारा 9 और ये धारा 9 का है। ठीक है, तब इसमें हम लोग देखते हैं भूधारा वृद्धि के लिए कब दायी नहीं है, दैन्य या दाय, ठीक है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दाय नहीं है तो इसमें क्या कहा गया है? बंगाल दरअसल बंदोबस्त विनियम 1793 को कंडिका के अनुसार
कंडिका 8, ठीक है, कंडिका 8 की धारा 51, ठीक है, कंडिका 8 की धारा 51 के अनुसार ऐसे भूधारक जिनका लगान स्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं किया गया हो, मतलब नहीं बदला गया हो, लगान वृद्धि का दायरे नहीं होगा। अब हम लोग धारा 9 का क के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। ग्राम मुखिया या भू धारक के द्वारा लगान में वृद्धि उपायुक्त के आदेशानुसार ही किया जाएगा। उपायुक्त के आदेशानुसार ही किया जाएगा। ये खंड क में लिखा गया है। उसको कोई भी मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक उपायुक्त, ठीक है, इस पर ना बोले। अब आगे देखते हैं धारा 10। तब हम लोग देखते हैं धारा 10 को, ठीक है। कतिपय भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायरे नहीं, यह समझने सही है। सेंटेंस जो है वो दायरे नहीं होगा, ना होगा, ये सही नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब इसके बारे में लिख लीजिएगा। ऐसा कोई भूमिहार जिसकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869, ठीक है, 1869, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अनुसार रजिस्टर में दाखिल हो, लगान वृद्धि का दायरा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं धारा 11 को। भूधृत के कतिपय अंतरणों का रजिस्टरीकरण। यदि कोई भी भूगृत धारा 11 का पालन नहीं करे तो अतिरिक्त या उसके उत्तराधिकारी को अधिकार है कि उपायुक्त के पास आवेदन दे सके और उसके बाद जांच पड़ताल करके उपायुक्त उसका, है ना, नियमकुल आदेश नियमता के तहत उसका आदेश जारी करे। और अंतरण स्वयं रजिस्टरीकरण जो है वो समझाया जाएगा। वो किसके तहत? धारा 11। नहीं, ये गलती हुआ है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया वो है आपका धारा 12 का है, धारा 11 का अब बता दूंगा, मिस्टेक। अब लिखिए धारा 11 के लिए। जब किसी भूगृह या उसके किसी अंतरण उत्तराधिकारी विरासत विक्रय दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अतिरिक्त का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्टरीकरण किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले जो आप लोग लिखे थे वो धारा 11 कर दीजिएगा, और अभी जो बताए उसको धारा 11, सॉरी, इससे पहले जो बताए थे वो था धारा 12 था, और अभी जो बताए वो धारा 11 है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे धारा 13 को, भूकृत का विभाजन या लगान का वितरण, ठीक है। किसी भी भूकृत या उसके भाग का विभाजन हो तो लगान की भी अनुपाल विभाजन किया जाएगा। अब आगे धारा 14 में लिखिए
किसी पुनर्ग्रहणित भूधृत, ये चीज़ है पुनर्ग्रहणित भूधृत, ठीक है। पुनर्ग्रहण पर अनुदार्थ या उसके उत्तराधिकारी का अधिकार वतिल मतलब खारिज समझा जाएगा। अब धारा 15 में लिखते हैं भूस्वामी के अधिकारों की व्यक्तित्व वृद्धि। धारा 11 और 12 के अंतर्गत भूमि का अंतरण पर्याप्त नहीं होगा, उसकी दाखिला खारिज भी आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अध्याय 4 अभिभोगी रैयत, अब अपने अगले क्लास पर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और प्लीज़ मन लगा कर पढ़िए। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर अध्याय 4 और अध्याय 6 को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।